हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाला हूं बेटा। सैंपल पेपर में भी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर में जैसे हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है ना। एक यूनिट हो जाएगी, उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो इस प्रकार ये हमने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है और इस प्रकार हम आगे बढ़ने वाले। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, फिगर शो द वेरिएशन ऑफ द कूलम्ब फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। देखो ये एफ फोर्स जो है 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2 एंड Q2 Q3, इन दोनों के बीच में एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। इफ Q2 इज पॉजिटिव, Q2 मान लीजिए पॉजिटिव है बेटा, Q2 क्या है पॉजिटिव एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। देन मैग्नीट्यूड Q1 Q2 एंड Q3 सच दैट, किस प्रकार इनके मैग्नीट्यूड रहने वाले, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर इनके जो एंगल का भी पोर्शन देखो, चेक कर सकते हो कि ये जो है 1/r² के थोड़ा सा पास में है, ये 1/r² के थोड़ा सा दूर है। तो ये जो एंगल है, मान लीजिए θ1 एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है θ2 एंगल बना रहा है। तो नॉर्मली आप चेक करोगे बेटा, तो ये एंगल ज्यादा है, जो एंगल ज्यादा होता है फोर्स वहां पे ज्यादा होता है। तो बेटा tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, कह सकते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो tan θ क्या बता रहा है, f/r², कहने का मतलब फोर्स जो है Q1 Q2 में ग्रेटर देन है F Q2 Q3 में, ठीक है। इनमें ये जो फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है। अब ज्यादा लग रहा है तो देखो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि Q2 लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, सबसे छोटा है Q2। तो बेटा ये जो फोर्स है ज्यादा, अब Q2 की तो कंपेयर नहीं करेंगे, यहां पे चेक करेंगे Q1 और Q3 की। देखो Q1 ज्यादा है और Q2 यहां पर कम है, चेक कर सकते हो बेटा। यहां पर Q2 को हटा देते हैं, तो Q2 को हटाने के बाद में Q1 ज्यादा आ रहा है, तो हम इसकी कंपेयर करेंगे, Q1 सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में क्या है Q3, फिर उसके बाद में है Q2। तो इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन है और हम इस प्रकार इसका सॉल्यूशन आसानी से कर देंगे। लेकिन यहां पर हम अभी चर्चा खत्म नहीं करने वाले। इसमें देखो ये तो हमने जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया है, अब जो मेन पॉइंट है वो और चर्चा कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अब सबसे पहले Q1 Q2 जो है ऊपर दे रखा है, ये Q2 Q3 नीचे दे रखा है। तो इसका हम नेचर भी बताएंगे आपको कि ये किस प्रकार का नेचर है। तो नेचर की बात करते हैं। देखो जो ऊपर वाला जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये वाला ग्राफ दे रखा है ऊपर की तरफ, ये तो ये पॉजिटिव के लिए होता है, किसके लिए होता है बेटा, पॉजिटिव के लिए। और यहां पर जैसे मान लीजिए दूसरा ग्राफ दे रखा है नेगेटिव, नीचे की तरफ ये वाला ग्राफ, तो ये होता है बेटा नेगेटिव के लिए। तो यहां पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है तो नीचे है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो ऊपर है, तो F यहां पे क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, तो यहां पे F क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव का होगा। पॉजिटिव करने के लिए दो कंसेप्ट लगाते हैं हम, हमारे पास में दो चार्ज है बेटा। तो चार्ज जैसे Q1 है Q2 है, Q1 है बेटा यहाँ पे Q2 है, तो ये पॉजिटिव हो पहली बात तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये नेगेटिव होंगे तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर बात करते हैं Q, यहां पर भी दो फोर्स है हमारे पास में, दो चार्ज है, चार्ज Q2 Q3 बेटा, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इनका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आने वाला है, ठीक है ना। और अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा नेगेटिव आने वाला है। तो ये जो ग्राफ है उसके लिए नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं, तो हमने मान के चला है जो Q1 है क्या है बेटा, Q1 पॉजिटिव है, जो Q2 ऑलरेडी यहां पे गिवन है Q2 पॉजिटिव है बेटा, क्या है Q2 पॉजिटिव, तो Q1 क्या हो जाएगा Q1 ये भी पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि Q2 क्या है बेटा पॉजिटिव, क्लियर है।
तो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगा। अब नेगेटिव की बात करते हैं, यहां पर Q2 पॉजिटिव ले लिया तो दूसरा Q3 क्या हो जाएगा, यहां पे Q3 कितना हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो ये हमारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे है। लेकिन अगर हमें ये नहीं दिया होता कि ये पॉजिटिव है तो हम मान के चलते, मान लीजिए एक तो कंसेप्ट ये लगाते, दूसरा लगाते तो मान लीजिए Q2 क्या है बेटा, नेगेटिव, तो Q1 कितना हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि जब भी तो पॉजिटिव आंसर आएगा फोर्स का। अब यहां पर Q3 इसका मैग्नीट्यूड साइन बदल जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव बेटा। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट है, यहां तक आपको क्लियर होगा। लेकिन अब बात करते हैं, इसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको भी बताते हैं। पहले इसको कॉपी करेंगे यहीं से। जो ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। तो यहां पर जो θ1 θ2 एंगल है, तो जैसे मान लीजिए हमने फाइंड किया Q1 Q3 का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाता। मान लीजिए Q1 और Q3 का रेशियो क्या होगा, तो बेटा Q1 Q3 का रेशियो क्या होता है, tan θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan θ1 अपॉन tan θ2। अब कंसीडर करके चलिए, देखो मैं बताता हूं कि ये कैसे आया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, ये है f अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा कितना, f अपॉन r स्क्वायर है, ठीक है बेटा। ये f अपॉन r स्क्वायर, f अपॉन r स्क्वायर हो गया। तो ये जो है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर तो है ही बेटा। ये कितना हो जाएगा बेटा, k Q1 Q2 Q3 अपॉन r स्क्वायर, और यहां पे 1 अपॉन r स्क्वायर, ये ऑलरेडी है। देखो ये वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, k से k कट जाता है बेटा, Q2 से Q2 कट जाता है, बचता कितना है Q1 अपॉन Q3, ये फाइंड होता है। देखो ये कितना बचता है बेटा, tan θ1 अपॉन tan θ2 इज इक्वल टू Q1 ओवर Q3। ये हमारा क्वेश्चन आता है। अब यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। वो सॉल्यूशन इतना मैटर नहीं करता है कि वो सॉल्यूशन क्या है, मेनली है हमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो ग्राफ है उसके द्वारा जो tan θ है, tan θ1 tan θ2 की वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। अब ये जो एंगल है इसको लेके चलते हैं। मान लीजिए ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो Q1 Q3 का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, Q1 पहला क्वेश्चन है, इसी में लेंगे Q1 ओवर Q3, तो कितना हो जाएगा tan 60 ओवर tan 30। ये जो क्वेश्चन है बेटा दे रखा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा √3 ओवर 1 अपॉन √3, इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो ये जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। इसका रेशियो हो जाएगा 3 अपॉन 1। क्लियर है। अब इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है, ये तो हमारे लिए जो ग्राफ है वो फोर्स का आ गया, और आपको पता होगा बेटा दो इसके जो ग्राफ है, कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो F का जो ग्राफ है 1 अपॉन R स्क्वायर के लिए ड्रॉ किया जाता है, और केवल R के लिए वर्सेस, इन दोनों के, इसके वर्सेस और इसके वर्सेस, दो ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। देखो 1 अपॉन R स्क्वायर के लिए स्ट्रेट लाइन होती है, और R के लिए क्या होता है बेटा, इस प्रकार का एक ढुलता हुआ ग्राफ, और इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, जो F और 1 अपॉन R स्क्वायर के लिए है, और F और केवल R के लिए है। तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो इसका जो क्वेश्चन है आपको क्लियर होगा। यहाँ पर फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है बेटा, क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल भी आता है, पोटेंशियल भी आ सकता है। तो जो पोटेंशियल के लिए जो टर्म है ये, ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन होगा, वही तरीका होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो हो जाएगा 1 अपॉन R, क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन R पोटेंशियल की, क्योंकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है K Q अपॉन R। पोटेंशियल का क्या होता है बेटा, K Q अपॉन R। तो यहाँ पर केवल R है तो R ले लेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला था कि F और E के लिए 1 अपॉन R स्क्वायर होता है। F का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे लिख रखा है बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद भी रखना है बेटा आपको, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होने चाहिए,
ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, टू चार्ज पार्टिकल P और Q, दो चार्ज पार्टिकल बेटा P और Q हैं, हैविंग द सेम चार्ज बट डिफरेंट मास। देखो बेटा, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों पर सेम चार्ज है, मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल Q1 कितना है Q, और Q2 कितना बेटा Q, लेकिन इसका मास कितना है बेटा MP है, इसका मास कितना है MQ है, ठीक है ना। हैविंग डिफरेंट मास MP एंड MQ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो है स्टार्ट करते हैं बेटा रेस्ट से, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, जो S1 S2 है इन दोनों की जो द्वारा जो ट्रेवल की जाती है वो इक्वल होती है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा E क्या है बेटा यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन टाइम TP एंड TQ, जो इनको जो टाइम है T1 TP है और T2 कितना बेटा TQ है, रिस्पेक्टिवली, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हमें देखनी नहीं है कि ग्रेविटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो रेशियो ऑफ TP एंड TQ क्या होगा, इससे देखो काफी अच्छे दो क्वेश्चन शायद निकल ही जाएंगे, तो उसको हम सॉल्व कराते हैं बेटा। देखो बहुत अच्छे तरीका है इसका, क्या है, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, ठीक है बेटा, ये है प्लस और ये है बेटा माइनस, और आपको पता है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि इस पर हमने एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये दूसरा है Q। अब जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं तो देखो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा इधर, तो कितना हो जाएगा QE। इनका मास कितना है, इसका है MP और इसका है MQ, स्मॉल q लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इन पर फोर्स लगने के कारण एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसका मान लीजिए एक्सीलरेशन A, उसका एक्सीलरेशन A, अब दोनों का एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन आने के बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के कारण QE जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, MA के बराबर। इन दोनों का एक्सीलरेशन चेक करेंगे तो QE बट्टे M हो जाएगा, QE अपॉन M हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास में जो सेकेंड इक्वेशन होती है बेटा, सेकेंड इक्वेशन हम क्या करते हैं, S इजिकल टू UT प्लस में 1/2 AT² लगाते हैं। U 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है ना, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो ये हो जाएगा बेटा 0, तो S कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/2 AT², ये कितना है QE बट्टे M इंटू T²। तो ये हमारे पास में एक छोटी सी इक्वेशन निकल आती है, यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्या है क्या नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब ये जो है TP TQ क्या होगा, मास दे रखा है MP MQ, ये क्या होगा बेटा, किस प्रकार होगा, देखिए देखो हम जो डिस्टेंस लेंगे S1 S2 दोनों बराबर लेने वाले हैं, तो S1 हम चेक करते हैं, S1 कितना हो जाएगा 1/2 QE अपॉन MP, P पार्टिकल के लिए लेंगे बेटा, और TP का स्क्वायर, और S2 क्या हो जाएगा बेटा 1/2 QE अपॉन MQ और TQ का स्क्वायर, ठीक है। और S1 S2 हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, तो S1 S2 दोनों बराबर आए हैं बेटा, S1 इजिकल टू S2, तो दोनों बराबर करेंगे तो 1/2 MQ E अपॉन M P, TP का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/2 QE अपॉन MQ, ठीक है बेटा, MQ और TQ का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहां तक हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको आगे थोड़ा सा रफ करता हूं बेटा, यहां पर चेक करिए 1/2 से 1/2 कट जाता है, Q से Q कट जाता है, E से E कट जाता है, तो हमारे पास में आता है TP इसका स्क्वायर
अपॉन एम पी इज इक्वल टू टी क्यू का स्क्वायर अपॉन एम क्यू, ये आ गया। तो टी पी ओवर टी क्यू का होल स्क्वायर चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा बेटा एम पी ओवर एम क्यू, ठीक है ना। तो इसको स्क्वायर का हटाएंगे बेटा, तो इधर आ जाएगा ये वाला जो टर्म है इधर अनरूट में, तो इसका आंसर तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। अब मान लीजिए दोनों पार्टिकल जो है, एक इलेक्ट्रॉन है एक है प्रोटॉन, क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है एक है प्रोटॉन, तो किसको पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कि इसको ज्यादा टाइम लगेगा कि इसको कम टाइम लगेगा, ये वाला क्वेश्चन और आता है हमारे पास में। जैसे यहां पर टीपी ओवर टी क्यू कितना है, टीपी ओवर टी क्यू एमपी अपन क्यू दे रखा है बेटा। हमें पता है, जैसे हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए चर्चा करेंगे, तो ये मान लीजिए टी इलेक्ट्रॉन के लिए और टी प्रोटॉन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मास ऑफ, ये किस देखो, तो ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, अंडर रूट में इनका रेशियो ये निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार जैसे रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा टी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे बेटा और टी अल्फा पार्टिकल ले लेंगे, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा बेटा एम पी ओवर एम अल्फा, अल्फा हमारे पास में इक्वेशन क्या बेटा, एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई ओवर एम और टी का स्क्वायर, ये आया है। अब टाइम निकालेंगे बेटा, टी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2ms ओवर क्यू ई का अनरूट, ठीक है ना, क्योंकि टी ये 2ms इधर आ जाएगा अपन क्यू ई इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो अनरूट में इधर चले जाएगा। अब जो टी है एम पर डिपेंड कर रहा है, टी जो है एम पर डिपेंड कर, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनरूट में एम, ठीक है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनरूट में एम। तो यहां पर जैसे हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन की और एक प्रोटॉन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनरूट में एम ई, ठीक है ना, अनरूट में एम पी। बेटा मास तो इसका ज्यादा होता है इसका कम होता है, तो ये जो है पाथ को कंप्लीट कर लेगा पहले, इसलिए टाइम लगेगा बेटा इसको, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इट्स पाथ फर्स्ट, ठीक है ना, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइम ऑफ प्रोटॉन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ठीक है ना। अब जैसे इसी प्रकार चर्चा की जाए, जैसे टाइम ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली टू अनरूट में एम पी, ठीक है ना, और टाइम ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लीजिए, इज डायरेक्टली टू कितना हो जाएगा बेटा, अनरूट में एम अल्फा। एम जो हमें मास पता है तो आसानी से हम आपको बता सकते हैं कि कितना किसका टाइम पीरियड होने वाला है, क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से क्लियर हुए होंगे। एक एक क्वेश्चन को सही तरह से डाउट क्लियर कर लेना, पॉज कर करके वीडियो देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसको पहले नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, नोट डाउन करेंगे बेटा ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके सामने। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसमें एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन Q1 Q2 चार्ज दे रखे थे, अब उसमें जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, फोर्स वगैरह वहां पे निकालना था, उसको भी हम यहाँ पे फाइंड करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना, क्या फोर्स लग रहा है क्या नहीं लगेगा। इससे काफी अच्छा चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पॉइंट है आपको क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल B1 एंड B2 आर गिवन -7 पिकोकूलम एंड 4 पिकोकूलम चार्ज रिस्पेक्टिवली। देखो दो चार्ज है, आइडेंटिकल बॉल है, जिन पर -7 पिकोकूलम एंड 4 पिकोकूलम चार्ज दे रखे। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, वो क्या है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं उनको, और कॉन्टेक्ट में लाने के बाद विद थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3, जो तीसरी बॉल है उसके साथ हम कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, एंड देन सेपरेटेड, और उनको अलग कर लिया जाता है। इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 पिकोकूलम, फाइनल चार्ज जो इस बॉल पर है -2 पिकोकूलम है, तो चार्ज ऑन इनिशियल जो चार्ज है B3 पर क्या रहने वाला है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, करेंगे। अब पहले आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझाते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक बॉल है Q1
एक बॉल है Q2 बेटा, इनको एक बांध दिया जाता है इसको, ठीक है ना, वायर के द्वारा। तो वायर के द्वारा जब बांध दिया जाता है तो आफ्टर सम टाइम इनको जो चार्ज होता है Q1 पर, ये वाली A पर है, ये B पर है, तो इन जो A और B है बेटा, इन पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, A ये B, तो इन दोनों का आधा हो जाता है, Q1 प्लस में Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस में Q2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे माइनस में Q1 है, प्लस में Q2 है, ये A बॉल है, ये B बॉल है बेटा, इन दोनों को एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है, तब इन पर जो चार्ज आएगा A पर और B पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ के आधा कर देते हैं बेटा। Q1 माइनस है, माइनस Q1 प्लस में Q2 अपॉन 2, माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो कहने का मतलब है इनका जो टोटल चार्ज आने वाला है उस चार्ज का आधा कर लीजिए, दो बॉल है तो, ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक बॉल है A, एक बॉल है B, इन दोनों पे इनिशियली चार्ज कितना है, Q है। अब इसके साथ में C बॉल को लेके आते हैं, C बॉल पर कुछ भी चार्ज नहीं है, 0 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो C को पहले A से टच करते हैं, A को C से कनेक्ट करते हैं बेटा। तो C को कनेक्ट करने के बाद आफ्टर सम टाइम इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे कितना है 0, तो Q प्लस 0/2, Q प्लस 0/2, इसका मतलब Q/2 इन पे चार्ज हो जाएगा। अब उसी C बॉल को B से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, ये हमने B से कनेक्ट कर दिया बेटा। तो ये A, ये B और C, इन पर चार्ज कितना हो जाएगा, B और C पर चार्ज कितना हो जाएगा, B पर कितना है बेटा अब Q है और C पर कितना है Q/2, तो Q प्लस में Q/2 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 3Q/4, ठीक है। तो इसी प्रकार 3Q/4 इस पर चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार नॉर्मली रीडिस्ट्रीब्यूशन का छोटा सा कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर करके दिखाया है, ठीक है ना। तो फोर्स कितना लगने वाला ये भी आपको मैं अभी पॉइंट क्लियर कर देता हूं, तो इसके बाद में इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम इन दोनों के बीच में जैसे इनिशियली ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा था, अब कितना लगेगा वो हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी है, ठीक है बेटा, इसमें चार्ज कितना Q है और R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा K Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं कि A और B को फाइनल जो चार्ज है बेटा इसमें कितना Q/2 और 3Q/4, जैसे फाइनल जो चार्ज है A और B पर, तो Q/2 और 3Q/4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा F डैश दैट इज इक्वल टू K Q/2 3Q/4, ठीक है ना, अपॉन R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3/8 K Q अपॉन R स्क्वायर। इससे कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू कितनी F है। तो जो हमारा जो फाइनल चार्ज आने वाला है, फोर्स आने वाला है बेटा 3/8 ऑफ F, तो इनिशियल फोर्स का 3/8 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो गया है, ठीक है ना। लेकिन चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वन बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको मैंने जो रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था उसको हमने क्लियर कराया है, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया, ठीक है ना। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है मेन है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको क्लियर करके दिखाया है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। अब देखो देखिए बेटा, तो टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल है B1 B2 है बेटा, दोनों पे चार्ज -7 पिको कूलम और इसमें कितना है 4 पिको कूलम है बेटा, ठीक है ना। अब दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल। अब देखो B1 को B3 के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस पर जो दोनों पर जो आइडेंटिकल चार्ज आता है बेटा B1 पर और B3 पर, वो कितना आ जाता है बेटा -2 पिको कूलम, -2 पिको कूलम, ठीक है। तो B1 पे कितना बेटा -7 पिको कूलम,
इस पर मान लीजिए x, कितना चार्ज है x। तो ये जो चार्ज है कब आया था, ये जो चार्ज है बेटा इनको रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में आया है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इस पर जो चार्ज होगा वो कैसे आएगा बेटा, -7 प्लस में x अपॉन 2 इस प्रकार आएगा। तब आया है हमारे पास में -2 चार्ज, -2 पिको कूलम चार्ज। तो 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -7 प्लस x इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +3। तो जो B3 बॉल है उस पर 3 पिको कूलम चार्ज होगा बेटा, और 3 पिको कूलम चार्ज होने के कारण रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इन पर इस पर चार्ज इतना हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए B2 के साथ में B3 को कांटेक्ट करते हैं, B2 के साथ में B3 को कांटेक्ट करते हैं प्लस में B3, ठीक है ना। तो इन पर जैसे मान लीजिए चार्ज B2 पर और B3 पर -2 पिको कूलम ही आता है, ठीक है, दोनों पर सेम आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, B2 कितना है 4 पिको कूलम, इस पर मान लीजिए हमने x, और ये आया हमारे पास में रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस में x इज इक्वल टू -4, और x की वैल्यू कितनी है बेटा, -8 कूलम, पिको कूलम बेटा, है ना। तो 8 पिको, जब इसको B2 से अलग कनेक्ट करते हैं तो इस पर -8 पिको कूलम होता है, और इसको इस पर कनेक्ट करते हैं तो बेटा 3 कूलम चार्ज होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3 एंड देन सेपरेटेड इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल, दोनों चार्जों जो बॉल पर -2 पिको कूलम चार्ज आता है, तो कितना चार्ज B3 पर है, तो B3 पर B1 से कनेक्ट करने के बाद में 3 पिको कूलम आया है, और B2 से कनेक्ट करने के बाद में -8 पिको कूलम आया है, ठीक है ना। दैट इज द फाइनल आंसर। अगर इनमें से आपको कोई भी आंसर मिलता है तो वो हमारा करेक्ट रहने वाला है, ठीक है ना। और इसको नोट डाउन करेंगे बेटा।